नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 6 का नया टॉपिक जिला परिषद पेज नंबर 77 से पढ़ेंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद के संबंध में प्रावधान किए हैं। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 1994 में जिला परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से जिला परिषद को केवल एक नीति निर्माण की इकाई माना है। नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व जिला परिषद को नहीं दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात सभी राज्यों के जिला परिषदों की संगठनात्मक व्यवस्था में एक रूपता लाई गई जो निम्न अनुसार है। इसको हम एक सारणी के अनुसार देखते हैं। ये जो नीचे आपकी सारणी है इसको हम देखते हैं, जिसमें जिला परिषद, फिर जिला प्रमुख यानी कि अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद में है उप जिला प्रमुख और उसकी समितियां। उप जिला प्रमुख में आता है प्रशासन तंत्र, फिर उसके नीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके नीचे अन्य कार्मिक आते हैं। फिर इसकी समितियों में आता है प्रशासन, वित्त एवं कर, उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा, समाज सेवा और उप जिला प्रमुख यानी कि उपाध्यक्ष के बाद आते हैं सदस्य। और सदस्य होते हैं दो प्रकार से। निर्वाचित सदस्य जो आरक्षण की व्यवस्था अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं, और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य जो सांसद या विधायक या प्रधान के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिला परिषद में सर्वोच्च स्तर पर एक परिषद ही होती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य आते हैं। जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं। जिला परिषद क्षेत्र के सभी पंचायत समितियों के प्रधान राज्य सरकार जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करती है। सामान्यतया 4 लाख की जनसंख्या वाले परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले में 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख से अधिक की जनसंख्या पर 2 सदस्यों की वृद्धि की जाती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया जहाँ पर सामान्यतः 4 लाख की जनसंख्या वाले जो परिषद क्षेत्र हैं उनमें 17 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है, और 4 लाख से अधिक होने पर जिले में 4 लाख से अधिक के हिसाब से अधिक के प्रत्येक से 1 लाख से अधिक की जनसंख्या पर 2 की वृद्धि की जाती है। जहाँ 4 लाख के वहाँ 17 हैं और उससे ज़्यादा होने पर 2 सदस्यों की वृद्धि की जाती है। निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था 73 संविधान संशोधन के अनुरूप ही है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित होने वाले स्थानों में 1/3 स्थान और अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान चक्रा अनुक्रम के आधार पर आरक्षित किए गए। राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2010 में पंचायती राज की सभी संस्थाओं में 50% पद सभी वर्गों के सभी स्तर पर महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो चक्रानुसार आरक्षित वर्ग हैं वहाँ पंचायती राज में आम चुनाव में 2010 में जो पंचायती राज की सभी संस्थाएं हैं उनमें जो है 50% पद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया है। अधिनियम में प्रावधान किए गए योग्यताधारी सदस्य सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं कि जो योग्यता रखते हैं, जिसमें इस कार्य को करने की योग्यता है, वे सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये निर्वाचित सदस्य परिषद का निर्माण करते हैं। परिषद का एक अध्यक्ष एवं
एक उपाध्यक्ष परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अध्यक्ष को जिला प्रमुख एवं उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख कहा जाता है। अब आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लें कि अध्यक्ष को जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख कहा जाता है। जिला प्रमुख जिला परिषद का मुखिया होता है, जो जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखता है। जिला प्रमुख की अनुपस्थिति में उप जिला प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करता है। अब आती है जिला प्रमुख की शक्तियाँ की कौन कौन सी इसकी शक्तियाँ होती हैं, वो किन शक्तियों के आधार पर कार्य को कर सकता है। जिला प्रमुख की शक्तियों में नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला प्रमुख की शक्तियों के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहली आती है जिला परिषद की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखना। फिर दूसरी आती है जिला परिषद की बैठक आमंत्रित करना, अध्यक्षता करना एवं संचालन करना, यानी कि बैठक को बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, उसका नेतृत्व करना और उसका संचालन करना कि किस तरीके से लोग जो है समस्याओं को रख रहे हैं उनका समाधान करना आदि। फिर है प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देना। फिर आती है चौथी जिला परिषद की वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित करना, विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाओं का निर्माण करना, जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं को संचालित करना, जिले की सभी पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना, अन्य कार्य जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं। अधिनियम में ये प्रावधान है कि जिला परिषद की बैठकें 3 माह में एक बार आयोजित की जाए। अब जो अन्य कार्य हैं उनमें कहा गया है कि समय समय पर जो राज्य सरकार है उसके द्वारा ये कार्य दिए जाएं और अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया कि जो जिला परिषद की बैठकें जिला परिषद की 3 माह में एक बार आयोजित की जाए। जो जिला परिषद की बैठकें हैं वो 3 महीने में एक बार जरूर की जाए, जो जिला परिषद मुख्यालय पर होती हैं। निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। शेष सभी बैठकें जिला प्रमुख आमंत्रित करते हैं तथा उनकी अध्यक्षता एवं संचालन भी करते हैं। परिषद के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग के आधार पर जिला प्रमुख उचित समझे तो विशिष्ट बैठक को भी आमंत्रित कर सकता है। इसमें तात्पर्य यह है, अगर 1/3 सदस्य अगर लिखित रूप में बैठक की मांग करें तो उस बैठक को किया जा सकता है, बैठक बुलाई जा सकती है। 33% लोग इस काम के लिए तैयार हैं कि हमें बैठक करवानी है, लिखित तौर पर दें तो उस बैठक को बुलाया जा सकता है। अधिनियम में जिला परिषद की बैठक के लिए कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है और बैठक में भी 1/3 सदस्यों की अनिवार्यता जरूरी है, उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा बैठक को स्थगित कर आगामी तिथि में पुनः आयोजित की जाती है। अगर कोई भी बैठक रखी गई है, उस बैठक में 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं है तो उस बैठक को स्थगित किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है और दोबारा से आगामी समय में आयोजित किया जा सकता है, आगामी तिथि में आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होने पर विचार नहीं किया जाता है, यानी कि 1/3 सदस्य होने पर विचार नहीं किया जाता है। बैठक में जिला प्रमुख की अनुपस्थिति पर उप जिला प्रमुख द्वारा अध्यक्षता एवं संचालन किया जाता है। अब बैठक अगर बुलाई गई है तो उस बैठक में जिला प्रमुख अगर अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह पर उप जिला प्रमुख द्वारा अध्यक्षता एवं संचालन किया जाता है, उस बैठक को आयोजित किया जाता है। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक में उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से ही अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष जिला प्रमुख अनुपस्थित है तो उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख दोनों ही अनुपस्थित है तो वह उपस्थित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य के द्वारा, यदि दोनों ही अनुपस्थित है तो बैठक में उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से ही अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव
करते हैं कि इसमें से उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। चुनाव करते हैं जिसे हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है। जो वहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं उन सदस्यों में अध्यक्षता करने के लिए व्यक्ति जब चुनते हैं तो उसमें उस सदस्य का हिंदी लिखना और पढ़ना अनिवार्य है कि उस व्यक्ति को हिंदी का लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। बैठक में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। बैठक की संपूर्ण कार्यवाहियों का अभिलेखन एवं लिए गए निर्णयों को संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था तक पहुंचाने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है। अब आते हैं जिला परिषद के कार्य। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं राजस्थान नवीन पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद को नीति निर्माण करने वाली इकाई माना है, अर्थात जिला परिषद को क्रियान्वयन संबंधी दायित्व नहीं दिए गए हैं। अतः जिला परिषद के कार्यों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहले आते हैं जिला परिषद के सामान्य कार्य। जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये सामान्य कार्य में आते हैं। फिर आते हैं सिंचाई संबंधी कार्य। सिंचाई कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की व्यवस्था हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा बनाए जाते हैं। नए एवं पुराने जल स्रोतों के विकास की योजनाएं बनाना एवं उनके रखरखाव की नीति निर्धारण का कार्य करना। फिर तीसरा आता है कृषि कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास हेतु जैसे कृषि उत्पादन, कृषि उपकरण, कृषि पद्धति यानी कृषि के उत्पादन यानी किस तरीके से उसका उत्पादन बढ़े, फिर उसमें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, सामग्री का, फिर किस तरीके से किया जाए, फिर कृषकों का प्रशिक्षण की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण इत्यादि ही हेतु नीतियों का निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण करना। फिर आता है चौथा बागवानी संबंधी कार्य। जिला परिषद के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क एवं उद्यान लगाने हेतु समय समय पर नीतियों का निर्माण कराया जाता है। इस हेतु वन विभाग एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। फिर पांचवा सांख्यिकी संबंधी कार्य। जिले में पंचायती राज संस्थाओं से सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करवाना। फिर छठा ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण नामक योजना का क्रियान्वयन कर मूल्यांकन करना। फिर छठा आता है भूमि संबंधी कार्य। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण, मृदा संरक्षण एवं बंजर भूमि सुधार के कार्यक्रमों का संचालन करना। फिर आठवां आता है प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यों की भी व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु नीति निर्धारण करना एवं उसी के अनुरूप प्रशिक्षण की योजना तैयार कर प्रशिक्षण दिलवाना। फिर नवा आता है निर्माण संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, भवनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी योजनाएं तैयार करना, स्वीकृति देना एवं पर्यवेक्षण कार्य करना। फिर आता है 10वां स्वास्थ्य संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का निर्माण करना तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जिले में क्रियान्वित करना। 11वां आता है आवास संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाओं के विकास हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करवाना। फिर शिक्षा संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा विकास के लिए कार्यरत शिक्षण संस्थाओं के पर्यवेक्षण का कार्य करना। 13वां समाज कल्याण संबंधी कार्य। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। 14वां आता है समाज सुधार संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सुधार के लिए की जाने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। 15वां है दिशा निर्देश। आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता
के लिए जिले की पंचायती राज संस्थाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिला परिषद पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है जो कि ग्रामीण प्रशासन की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखती है। फिर आता है ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका कि जो ग्रामीण विकास है और उनका सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें पंचायती राज की भूमिका क्या है। 1993 से लेकर आज तक लगभग 22 वर्षों के कार्यकाल में पंचायती राज ने निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है। कहा जा रहा है इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नए आयामों को प्रस्तुत कर भारत के ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की है। फिर आता है जैसे पंचायती राज ने सत्ता व शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्रामीण स्तर तक विस्तृत करके लोकतंत्र को मजबूत किया है। दूसरा, पंचायती राज के माध्यम से परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन आया है और ऊंची जातियों का एकाधिकार कमजोर हुआ है। जाति, धर्म एवं परंपरागत भावनाओं में समानता की दिशा में परिवर्तन संभव हुआ है। निचले स्तर की जातियों की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर प्रभु जाति को चुनौती दे रही है और अपनी परिस्थिति सुधार की दिशा में क्रियाशील है। तीसरा आता है पंचायती राज ने महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। यानी कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया है उसको दे करके महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने का मौका दिया है। परिणाम स्वरूप कर्नाटक में 46% तथा पश्चिमी बंगाल में 35% महिलाएं इन पदों पर आसीन है, यानी कि इन पदों पर कार्यरत हैं। प्राचीन पंचायती राज के कारण आज गाँवों में नए प्रतिमान का उदय हुआ है और इस क्षेत्र में अधिक आयु, धर्म और जाति की उच्चता का महत्व कम हो रहा है। फिर पांचवा आता है पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण आर्थिक विकास एवं स्रोतों का समुचित उपयोग है, जहां श्रमदान और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास की सामूहिक भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर छठा आता है ग्रामीण भारत में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि महत्वपूर्ण सहयोग उन्होंने दिया है। फिर आता है सातवां, पंचायती राज के माध्यम से विकास कार्यों में अधिकतम जन हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है। बहुत कुछ उपलब्धियों के बाद भी पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण जनता में नई आशा एवं विश्वास पैदा करने में असफल रही है। वस्तुतः जब तक ग्रामीण जनता में चेतना नहीं आती, ये संस्थाएं सफल नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि पंचायती राज संस्थाएं असफल हो गई हैं। कुछ राज्यों तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है। ये कार्य मुख्यतः ग्रामीण जन सुविधाओं के संबंध में हुआ है, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को अपने आदेशों की पालना करने का एजेंट मात्र ना समझें, यानी कि उनको एक दूत ना समझें। इसके लिए नौकरशाही की मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्त शासन की शक्तिशाली इकाइयाँ बन सकेगी। अशिक्षा एवं निर्धनता की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एवं निर्धनता के कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। वे संकीर्ण दायरे से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। तीसरा आता है दलगत राजनीति। पंचायती राज की सफलता में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है। जो मैंने पंचायती राज व्यवस्था जो उसमें दलगत राजनीति से तात्पर्य लोग अलग अलग दल बना करके राजनीति जो करते हैं, अपनी बातें जो रखते हैं।
पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बन रही हैं, यानी लड़ाई का एक कारण बन रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े हुआ करते हैं। जो इसमें बताया सबसे पहला पॉइंट का है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है का बाधा, सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है और पंचायती जो है राजनीति में अखाड़ा बन रही है, लड़ाई का कारण बन रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े हुआ करते हैं, जिससे समय नष्ट होता है। अतः राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में अपना हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। अब जो कह रहे राजनीतिक दल हैं, उनको जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें अपना हस्तक्षेप, अपनी सहभागिता को बंद करना चाहिए। फिर चौथा आता है धन की समस्या। पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत नहीं दिए गए हैं। परिणामतः संस्थाओं को शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। फिर पांचवा आता है राजनीतिक जागरूकता में कमी। ग्रामीण नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता की कमी है। उनका अधिकांश समय जीवन यापन एवं परिवार के पालन पोषण पर ही खर्च हो जाता है। छठा पॉइंट आता है विकास कार्यों की उपेक्षा। शासकीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग के अभाव में विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा हो रही है। भारत के गांव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के द्वारा ही संभव है। पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के द्वारा ही संभव है। पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए निम्न सुधारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। पहला, पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना। दूसरा, पंचायत चुनाव में मतदान अनिवार्य करना। पंचायत में विकास कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था करना। शासकीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन के रूप में सहयोग करना। पांचवा, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। अब आता है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में परिवर्तन। पंचायती राज संस्थाओं के अब भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाने से अब कोई भी पंचायतों को दिए गए अधिकारों, दायित्वों व वित्तीय साधनों को छीन नहीं सकता। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में निम्न योगदान रहा है। पहला, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का बड़ा योगदान है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। फिर तीसरा आता है पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी बढ़ी है। अनिवार्य एवं चक्रिक आरक्षण से, यानी कि चक्र के अनुसार एक के बाद एक आरक्षण से ग्रामीण समाज में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। फिर चौथा आता है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिला आरक्षण लागू होने से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जो अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं का निराकरण करती है। समाज में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। फिर आता है पंचायती राज निचले स्तर पर लोकतंत्र का कारगर उपकरण साबित हुआ है। छठा आता है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण बीमारियों में कमी आई है। यानी पंचायती राज संस्थाओं ने जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन पर विशेष ध्यान दिया है, सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके कारण से बीमारियों में कमी हुई है। ग्रामीण समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जीवन रक्षक औषधियाँ एवं प्राथमिक उपचार गाँव में उपलब्ध हैं। महिलाएं प्रसव के समय स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग कर रही हैं। बच्चों के टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औसत आयु में वृद्धि हुई है। अब आता है हमारा सातवां, अस्पृश्यता छुआछूत की भावना में कमी आई है। आठवां है ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, गली नालियों का पक्का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, कृषि में विकास कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन,
पशुधन संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में विकास होने के कारण सामाजिक वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। नवा भूजल संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के कारण ग्रामीण जीवन स्तर पर सुधार हो रहा है। 10वां पॉइंट आता है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक अपने अधिकारों की चर्चा एवं मांग करने लगे हैं, क्योंकि पंचायती राज ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण के रूप में पंचायती राज संस्थाओं ने कारगर एवं महत्वपूर्ण योग दिया है। धन्यवाद।